नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को गुजरात से प्रत्याशी बनाया है। गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो राज्यसभा जाएंगे। गुजरात से अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट दिया गया है। अशोक चव्हाण हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को गुजरात से प्रत्याशी बनाया है। गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वहीं अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट दिया गया है। अशोक चव्हाण जो कि कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट दिया गया है। देखिए, नामांकन भरे जा रहे हैं। कल आखिरी तारीख है और 27 तारीख को वोटिंग होगी, जिसके बाद नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे राज्यसभा इलेक्शन को लेकर। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा। अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ये ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो दोनों बड़े नाम और दोनों राज्यसभा जाएंगे। अशोक चव्हाण जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट उन्हें दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और जेपी नड्डा को गुजरात से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। जेपी नड्डा जो कि पहले भी राज्यसभा से सांसद रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोनों बड़े चेहरों को राज्यसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। इसके पीछे का गणित क्या है, समीकरण क्या है, ये हम आपको समझाएंगे कुछ देर में। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को गुजरात से राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया है। जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से गुजरात के प्रत्याशी। और वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो अशोक चव्हाण जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें महाराष्ट्र से प्रत्याशी बनाया गया है राज्यसभा का। देखिए, आज और कल नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं, नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं राज्यसभा के। और 27 फरवरी को वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे। गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आखिर उन्हें राज्यसभा का टिकट क्यों दिया गया, ये आपको समझाएंगे कुछ देर में। देखिए, जेपी नड्डा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, चुनाव उन्हें संपन्न करवाने हैं। ऐसे मुमकिन है कि शायद इसीलिए बीजेपी ने यह तय किया कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए गुजरात से। वहीं अगर अशोक चव्हाण की बात करें तो उन्हें महाराष्ट्र से भेजा जा रहा है राज्यसभा, उन्हें टिकट दिया गया है। ऐसे में इसे भी तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। मुमकिन है कि अशोक चव्हाण जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें तोहफा दिया गया है बीजेपी की तरफ से। ऐसे में राज्यसभा का टिकट थमा दिया गया है। दोनों बड़े चेहरे गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा। और वहीं अगर हम बात करें अशोक चव्हाण की, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, अब बीजेपी के चेहरे के तौर पर वो जाने जाएंगे। उन्हें भी राज्यसभा भेजने की तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। तो अभी फिलहाल फरवरी के महीने में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ये जो इलेक्शन है, ये आपस में लिंक है। देखिए, लोकसभा में तमाम बड़े प्रत्याशियों को उतारना है और उसके पीछे का गणित कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आता है जब राज्यसभा भेजा जाता है कुछ खास चेहरों को। और देखिए, अशोक चव्हाण हाल ही में शामिल हुए हैं बीजेपी में, उन्हें अब महाराष्ट्र से भेजा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम पांडे जुड़ चुके हैं, मुंबई से हमारे संवाददाता हैं। और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संपादक जुड़ चुके हैं, ओपी सर। दोनों से बातचीत करेंगे। पहले शुभम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या ताजा अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए 24 घंटे भी बीते नहीं हैं अशोक चौहान को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद, और बीजेपी पार्टी ने तोहफा दे दिया है। राज्यसभा के लिए उन्होंने उनका नाम जो है मनोनीत कर दिया है, और अब 27 फरवरी को चुनाव होगा तो समझ लीजिए बीजेपी के जो विधायक हैं वो अशोक चौहान को वोट करेंगे। देखिए कुल 3 लोगों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें मेधा कुलकर्णी भी हैं और इसके अलावा अजीत घोरपड़े, ये 3 और अशोक चौहान, ये 3 लोग होंगे जो बीजेपी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। देखिए यहाँ पर अशोक चौहान अपनी 38 साल की कांग्रेस में जो उन्होंने एक लंबी इनिंग खेली थी, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अब उनकी अगली जो राजनीतिक करियर की शुरुआत होगी, अब वो बतौर राज्यसभा सांसद से होगी। तो आप सोचिए कि बीजेपी में आने का तोहफा उन्हें जो है पूरी तरह से मिल चुका है। और यहाँ पर देखिए एक और नाम की हम यहाँ पर अपने दर्शकों के जिक्र जो है बता दें कि जी। मिलिंद देवड़ा, जो कुछ दिन पहले वो भी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, राजीव गांधी के जमाने में पिताजी के बहुत करीबी थे, वो मिलिंद देवड़ा को भी एकनाथ शिंदे गुट की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। तो आप समझिए कि दोनों जो बड़े कांग्रेसी नेता जो फिलहाल एनडीए में शामिल हुए थे, उन्हें यहाँ पर तोहफा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों का नाम बतौर जो है राज्यसभा सदस्य के लिए नियुक्त कर लिया गया है। अब 27 तारीख को जब चुनाव होंगे विधानसभा में, तमाम जो विधायक होंगे जो मतदान करेंगे, तो इनके नाम के आगे अपनी मुहर जो है वो लगाएंगे। बिल्कुल। ओपीजी भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने, उनका भी रुख कर लेते हैं। ओपीजी, आपको क्या लगता है जेपी नड्डा को राज्यसभा भेजा जा रहा है, एक बार फिर से क्या माने कि बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, चुनाव संपन्न करवाने हैं, या फिर कुछ और वजह इसके पीछे? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए उनको जो लोकसभा के चुनाव है, ऐसी नहीं कि उनकी भूमिका नहीं है, चुनाव तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन वो स्वयं नौ उम्मीदवार होकर वो राज्यसभा के जरिए सांसद बने रहेंगे और वो इसीलिए उनको गुजरात से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन मैं आपको यहाँ और एक बात बताऊँ कि जिस तरह से कई बड़े नेता जो हैं वो राज्यसभा से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, चाहे और भी जो नेता हैं, इससे ये साफ है कि बीजेपी के कई और जो नेता जिनका नाम नहीं है या अभी राज्यसभा सदस्य थे, वो लोकसभा पे जाएंगे। तो मतलब कई नेता जो हैं अब बीजेपी के, वो लोकसभा जाएंगे। जैसे उनमें पीयूष गोयल हैं, निर्मला सीतारमण है, या कई और भी नाम हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है कि वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए बीजेपी इस बार जो कई मंत्री जो हैं, जो पिछले बार राज्यसभा से चुन के आए थे और मंत्री बने थे, इस बार उनको लोकसभा के चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं कई ऐसे जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनको पार्टी जो है वो चाहती है कि उनका लोकसभा चुनाव पे वो अपने सीट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय पार्टी की जीत को सुनिश्चित करें, इसलिए उन्हें राज्यसभा के जरिए उम्मीदवार बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और जैसे कि शुभम ने कुछ देर पहले कहा कि अशोक चौहान जो कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया गया है राज्यसभा के टिकट के तौर पर। जी देखिए, अशोक चौहान जो है महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए बीजेपी ने उनको सम्मान देते हुए, देखिए आपको पता है कि जो अभी महाराष्ट्र की स्थिति जो है उसमें गठबंधन की सरकार है, बीजेपी वहाँ पे अपना बेस, चूंकि इसके पहले चुनाव में वो शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और शिवसेना का समर्थन से बीजेपी को वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक वोट बैंक मिलता था। लेकिन अब जो है बीजेपी अपने अपने पैर पसारना चाह रही है, इसलिए वहाँ पे बीजेपी उन नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दे रही है जिनकी अपनी वहाँ पे एक खास पहचान है, जिनकी एक अपनी खास वोट बैंक है, जिनके पास अपना एक, और जो महाराष्ट्र की राजनीति में जिनकी अच्छी पकड़ है। इसलिए अशोक चौहान को बीजेपी ने शामिल कर न सिर्फ राज्यसभा के जरिए उनको राज्यसभा भेज रही है, संसद भेज रही है, बल्कि उनके सहारे वो लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल करेगी। अशोक चौहान महाराष्ट्र में वहाँ के वीआईपी जो वोट कहते हैं, जो प्रचारक होंगे, उनमें शामिल होंगे और उनका इस्तेमाल वो पूरे महाराष्ट्र में उनकी रैलियां करा के, उनके भाषण से, उनके जो कार्यक्रम उनको लगा के वो पूरे महाराष्ट्र में उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। इसलिए वो उनको एक लोकसभा से चुनाव उतारने की बजाय उन्होंने उनको राज्यसभा से भेजने की योजना बनाई है और इसलिए उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और वो लोकसभा में पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के परचम को आगे लेकर बढ़ेंगे। इसलिए ये रणनीति बीजेपी ने अपनाई है। बिल्कुल। और शुभम, जैसे कि पहले आपने जिक्र किया मिलिंद देवड़ा का, देखिए मिलिंद देवड़ा को लेकर पहले ये भी खबरें आई थी कि किसी खास सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी की तरफ से वो तवज्जो नहीं मिल रही है। तो क्या अब जब उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा तो वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? वो जो उनकी मंशा थी पार्टी चेंज करने के पीछे, जो उनकी मंशा रही है, जो वो चाहते थे, क्या वो पूरा हो रहा है?
देखिए मोनिका जी, मिलिंद देवड़ा की बात करें तो उनके पिता मुरली देवड़ा भी राजीव गांधी के जमाने से बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। और मिलिंद देवड़ा जिस सीट से लोकसभा में गए थे, वो देश की सबसे महंगी वीवीआईपी सीट है, जहां के वोटर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे वोटर होते हैं। अब उस सीट पर शिवसेना की जो खासतौर पर उद्धव गुट की बात करें, वो वहां पर मौजूदा सांसद जो है अरविंद सावंत है। तो ऐसे में मिलिंद देवड़ा ये कोशिश में थे कि शायद यहाँ से मुझे टिकट मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस से 2 बार हार चुके हैं। तो ऐसे में अब राज्यसभा सांसद उन्हें जो है बतौर भेजा जाएगा, राज्यसभा की उनका नाम मनोनीत किया गया। तो आप समझिए कि मिलिंद देवड़ा जो है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लोकसभा सीट उनकी हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 बार जिस तरह से चुनाव हारे हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उनकी जो शिवसेना है, उनको ये डर लग रहा है कि हम अगर यहाँ से उम्मीदवार उतारते हैं तो शायद अरविंद सावंत के सामने हम हार सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से ये जब 2 बार चुनाव लड़े थे 2014 और 2019 में, तो चुनाव हार गए थे मिलिंद देवड़ा। इसी वजह से उन्हें राज्यसभा सांसद जो है भेजा जा रहा है। देखिए मिलिंद देवड़ा का वोट बैंक अलग है, मिलिंद देवड़ा की जो राजनीति अलग है, उनके समर्थक अलग है। तो ऐसे में उनका भी जो इस्तेमाल जो है वो आगामी समय में मुंबई जैसे जो 6 लोकसभा सीट है, वहां पर खासतौर पर 1 और 2 जो लोकसभा सीट है, वहां पर बाकायदा यूज कर सकती है, जहां पर शिवसेना मजबूत है, जहां पर उद्धव ठाकरे कुछ मजबूत है। तो ऐसे में मिलिंद देवड़ा और अशोक चौहान जो कट्टर कांग्रेसी थे, कद्दावर कांग्रेसी नेता माने जाते थे महाराष्ट्र के, मुंबई के, अब वो जो है पाला बदल चुके हैं। तो कहीं न कहीं पाला बदलते ही यहाँ पर तोहफा पार्टी ने उन्हें दे दिया है कि आप जाइए राज्यसभा में अपना कार्यकाल संभालिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे विधायक आपको सपोर्ट करेंगे, यही तोहफा आपके लिए हम दे रहे हैं। बिल्कुल। ओपीजी, जिस तरह से हम कहें कि पहले राज्यसभा के चुनाव अभी हो रहे हैं, 27 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जो बहुत तरह के कयास थे, अब उनके कुछ कुछ संकेत राज्यसभा के चुनावों के दौरान मिलने लगे हैं। देखिए, चाहे वो एक आपको मैं बता दूं, बीजेपी की एक खास रणनीति होती है। इवन अगर वो पंचायत लेवल पे भी किसी उम्मीदवार को समर्थित करती है तो उसमें पूरी पार्टी लग जाती है। इसी तरह से चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, या चाहे आने वाले लोकसभा, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। और इसीलिए पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो ऐसे कद्दावर नेताओं को फ्री रखना चाहती है जो चुनाव प्रचार में पूरे देश में घूमकर पार्टी का प्रचार करेंगे। इसीलिए जो अभी आप देखेंगे कि जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें ऐसे नेताओं को मौका दिया जा रहा है जिनका पब्लिक पे भी असर है। वो लोकसभा चुनाव ना भी जीते तो उनका जो प्रभाव है, तो खास रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो राज्यसभा का टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। वही अशोक चव्हाण को लेकर भी खबरें हैं कि अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट दिया गया। अशोक चव्हाण जो कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हें बड़े तोहफे के तौर पर ये जो टिकट है वो दिया गया है। इसी खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ हमारे न्यूज़ रूम से संपादक जुड़े हुए हैं ओपीजी, और साथ ही साथ आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपीजी, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसकी झलक इन चुनावों में देखी जा रही है। जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि खास रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने तमाम फैसले लिए हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि इस बार के जो राज्यसभा चुनाव है वो 56 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। 15 राज्यों में 56 सीटें हैं जिन पे 27 फरवरी को मतदान होना है, और कल जो है उसकी आखिरी तारीख है नामांकन के। बीजेपी ने अभी तक जो अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, अभी तक उसने अपने 26 उम्मीदवार घोषित कर दिए अलग अलग राज्यों के। और अभी समझिए कि अभी उसके पास अभी 28 से और 30 उम्मीदवार उसे अभी और घोषित करने हैं। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के पहले एक सेमीफाइनल है, और बीजेपी उन नेताओं को खासकर इस मैदान में उतार रही है जिनका न सिर्फ अपने कंस्टिट्यूएंसी में या अपने राज्य में या अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव है, बल्कि वो पार्टी के लिए एक अहम रोल आने वाले लोकसभा चुनाव में निभाएंगे। इसीलिए बीजेपी, इसमें से आपको कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पहली बार राज्यसभा से उम्मीदवार बन रहे हैं, कई ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों से छोड़ के अभी आए हैं। तो बीजेपी अपने सारे इक्वेशंस को ऐसे फिट कर रही है कि लोकसभा चुनाव पे इस राज्यसभा चुनाव का असर दिखे। बिल्कुल, आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आनंद, सेमीफाइनल कहा जा रहा है राज्यसभा चुनावों को आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, आप तमाम स्ट्रैटेजी देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं जब भी चुनाव को लेकर जाती है और चुनाव को जैसे ही लगता है कि उसको लेकर उसको लड़ना है, तो उसका एक तमाम कैडर जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की जाए और कार्यकर्ता तक एक साथ ही सामने आता है। और आप देखिए ये तमाम जो राज्यसभा की टिकट सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं उस प्लानिंग के ऊपर मुहर लगाती हैं कि बीजेपी उस रणनीति पर आगे बढ़ रही कि जो बीजेपी का थिंक टैंक है, जैसे तमाम राष्ट्रीय महासचिव और उसके साथ साथ वो जो नेता जिनके पास जनाधिकार है, जो जिनकी लोग बात सुनते हैं और कहीं ना कहीं
उनको लेकर वो बीजेपी लोकसभा चुनाव का टिकट देगी, जिससे वो चुनाव जीत कर लोकसभा से आ सके। लेकिन उसके साथ साथ कई नेता ऐसे हैं जिनका जनाधार नहीं है, लेकिन बीजेपी की रणनीति में वो एक स्पेशल पोजीशन रखते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की पोजीशन को या रणनीति को तय करते हैं। और जिनका जनाधार नहीं उनको राज्यसभा से लाया जा रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका जनाधार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में जब वो उतरेंगे तो पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उनको उस बाधा में नहीं डालना चाह रही कि अपनी सीट पे भी वो लड़ें, उसके साथ साथ बीजेपी को लेकर भी वोट मांगे। यही कारण है कि नड्डा को पहले ही राज्यसभा का टिकट दे दिया गया है, जो नामांकन उन्होंने कर भी दिया तो जीत निश्चित मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर एक कदम डेली आगे बढ़ती चली जा रही है। उसमें उसने अपनी रणनीति इस तहत बनाई है कि जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उसके बड़े बड़े नेता, पीयूष गोयल से लेकर तमाम बड़े नेता, सुशील मोदी और तमाम वो नेता जो एक अच्छे हाई प्रोफाइल पोजीशन पे ग्रैब करके बैठे हुए, वो लोकसभा से उनको टिकट दिया जाएगा, जिससे वो जीत कर आए। इससे पहले इस तरह की कहीं खबरें थी कि जेपी नड्डा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी, जेपी नड्डा को लेकर लगातार बातें हो रही थी कि लोकसभा सीट लड़ सकते हैं हिमाचल से कहीं भी। और आप देखिए उनका जनाधार है, इसमें कोई दो राय नहीं, जहां से भी खड़े होते जीत उनकी सुनिश्चित हो जाती। लेकिन मामला ये होता कि जब वो लोकसभा चुनाव में लड़ते तो कहीं ना कहीं उनको अपनी सीट पर प्रचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता जाते, तो जिससे पार्टी को नुकसान होता। और यही कारण है कि पार्टी ने यह देखा कि नड्डा की जरूरत एक सीट से ज्यादा उनको पूरे देश में जरूरत है, क्योंकि जब बीजेपी के लिए वोट मांगे नड्डा पूरे देश में जाएंगे तो उसका ज्यादा व्यापक असर होगा देन कंपेयर टू एक लोकसभा सीट को। यही कारण है कि उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया। ओपीजे थिंक टैंक के तौर पर देखा जा रहा है जेपी नड्डा को, जाहिर है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया पार्टी की तरफ से। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो रणनीतिकार हैं, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं चुनाव के लिए। तो बीजेपी में जितने भी स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हैं, जो रणनीति बनाते हैं, एक एक सीट से लेके, एक एक बूथ से लेके, चाहे वो अनिल बलूनी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कई महासचिव हैं पार्टी के, इवन जो ऐसे लोग जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको इस बार पार्टी ने सोचा है कि इनको हम राज्यसभा भेजें और इनको हम लोकसभा चुनाव पे रणनीति बनाने में, चुनाव प्रचार में उनका इस्तेमाल करें, ना कि उनको लोकसभा का उम्मीदवार बना के स्वयं में उनको चुनाव लड़ने में उनको लगा दें। इसलिए देखेंगे इस बार के जो नाम है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वो चलिए, शुक्रिया ओपीजे और आनंद, आप दोनों का तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।